मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, नाम से ही क्लियर है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B या H, ठीक, और वेव है तो वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। तो ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H और वेव का चलना। तो वेव का चलना किस वेक्टर से दिया जाएगा? वेव वेक्टर से, प्रोपेगेशन कांस्टेंट से। तो ट्रांसवर्स कब होगा? जब अगर वेव चल रही है एक्स डायरेक्शन में, है ना, वेव चल रही किधर? एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में। तो जब ये तीनों, कौन से तीनों? वेव का चलना यानी वेव वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H क्या हो जाएं? परपेंडिकुलर हो जाएं, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होंगे? वेव का चलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चलना, जो कि वेव वेक्टर के रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H का वाइब्रेशन। ठीक है, तो 3D में चलेंगे तो एक X में होगा, एक Y में होगा, एक Z में होगा। तो अगर ऐसा है तो ये क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और तब वेव क्या है? ट्रांसवर्स है। तो इसको समझने के लिए तो पहले हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे फ्री स्पेस में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन लिखेंगे और फिर उनके सलूशन लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखा जाए मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। तो इन फ्री स्पेस मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, जिसमें से 2 डाइवर्जेंस के इक्वेशन होते हैं और 2 कर्ल के, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के, 2 मैग्नेटिक फील्ड के। तो पहले डाइवर्जेंस के इक्वेशन लिखते हैं। क्या है मैक्सवेल इक्वेशंस? पहला है डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0। अगला मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस H इक्वल टू 0। फिर अब कर्ल वाले 2 इक्वेशन है, तो तीसरा इक्वेशन हो गया कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है इन जनरल, बट फ्री स्पेस में क्योंकि बी म्यू नॉट एच होता है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी। और तीसरा इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन है कर्ल एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकाला है, कर्ल वाले इक्वेशन का कर्ल लेके कैसे निकाला है, पूरा एक लेक्चर है इसके पहले का, उसको आप देखिए। बस हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस आर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या था वेव इक्वेशन 3D में? डेल स्क्वायर E माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू E अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर वेक्टर नहीं लगेगा, डेल स्क्वायर H इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू H बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। और ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं?
ये बिल्कुल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हैं जो आपने पढ़ रखा है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन del 2i बाई del x स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर del 2i बाई del t स्क्वायर इक्वल टू 0। 1D में del 2 बाई del x स्क्वायर है, 3D में क्या हो जाता है del 2 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 बाई del y स्क्वायर प्लस del 2 बाई del z स्क्वायर, और तब ये नेबुला ऑपरेटर del स्क्वायर y माइनस 1/v स्क्वायर del 2y बाई del t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कुछ इसी तरह का इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है और मैग्नेटिक फील्ड का भी है, तो सोल्यूशन भी इसी तरह का होगा। इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये रियल फॉर्म में है। इन दोनों का सोल्यूशन आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि अब हम लोग माइक्रो लेवल पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट भी कहलाती है, और लाइट का क्वांटा क्या होता है, फोटान। फोटान क्या है, माइक्रो पार्टिकल। डी ब्रागली ने क्या कहा कि माइक्रो पार्टिकल के साथ वेव लगी होगी। तो पार्टिकल का पहचान उसके एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, मास से, वेव की पहचान वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए हम इसका सलूशन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नोटेशन में। ठीक है, अब क्योंकि वेव इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों हो सकता है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, e की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर ए वेव मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यही प्लस हो जाएगा फॉर ए वेव मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्सपोनेंशियल, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, ये क्या है, अच्छा एक्सपोनेंशियल में ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि e की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो साइन और कॉस क्या है, इसके ही पार्ट है, और ये रियल है, ये इमेजिनरी है। रियल प्लस इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो यही कॉम्प्लेक्स नोटेशन हो गया। अगर हम इसको ऐसे लें कि e की पावर के एक्स आगे लिख दे तो यहाँ आई हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, लेकिन ये 1D में है। ठीक है, 3D में क्या करेंगे, e की पावर आई, यही के एक्स क्या हो जाएगा, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये जो डेल ऑपरेटर है 3D ऑपरेटर ही है। कैसा ऑपरेटर है, 3D ऑपरेटर ही है, इसलिए ये हम 3D में ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक, चलो अच्छी बात है। तो क्या बताएंगे, द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 5 and 6 आर द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 5 and 6 आर क्या है सॉल्यूशंस, इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड, इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन 7 एंड h इक्वल टू एच नॉट
एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन 8। ठीक है, यहाँ पर ए नॉट और एच नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हियर ए नॉट and H naught are amplitudes of electric and magnetic fields। अब एक चीज जान लो आप, अब हमको निकालना है E, H और K म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक चीज हमको पता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और 0 कब होता है? जब थीटा 90। ऐसे ही वेक्टर के वेक्टर ई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अगर के डॉट ई 0। वेक्टर के वेक्टर एच म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अगर के डॉट एच 0। एक चीज़ और भी पता है कि अगर वेक्टर सी ए क्रॉस बी है, ठीक है, देन वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये बात भी पता है। ठीक है, तो वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा है इसका, के को बाहर ले आना और के डॉट ई प्रूव करना, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस है और हम डाइवर्जेंस लेंगे तो डाइवर्जेंस मतलब क्या? डी बाई डी आर, सीधे जान लो। वैसे तो लंबा है लेकिन हम शॉर्टकट बता रहे हैं। डेल मतलब क्या है? डी बाई डी आर है। तो जब डी बाई डी आर करोगे तो आई के डॉट बाहर आएगा। ठीक है, और तब इधर क्या होगा? डाइवर्जेंस ही। और कर्ल निकालोगे तो आई के क्रॉस बाहर आएगा। ठीक है ना? अच्छा, डाइवर्जेंस निकालोगे तो यहाँ से कंपेयर हो जाएगा। वैसे तो कंपोनेंट में करना ही सही है, लेकिन आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि मान लो टाइम कम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो डाइवर्जेंस इक्वल टू आई के डॉट बाहर आ गया, आई के डॉट दिस। क्यों? क्योंकि जो आर होता है, इसको वैसे मानिए ट्रिक के लिए, आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड, देन डी बाई डी आर क्या हो जाएगा? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। और मैंने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ही बताया है कि ये क्या है? ये डेल वेक्टर है। ठीक है, तो अगर डेल वेक्टर मतलब क्या? डी बाई डी आर निकालना है इसका, और डी बाई डी आर निकालना है तो आई के बाहर आ जाएगा, क्योंकि e की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ए बाहर चलाता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ। ठीक, और वैसे करके भी हम देख सकते हैं कि या तो करके देख ले, आप डायरेक्ट लिख देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको प्रूव करके एक दिखा देते हैं कि अगर डाइवर्जेंस डेल डॉट ई लिखा हुआ है, पहले बता दें क्या होगा, फिर एक करके दिखा दें कि अगर आपको डाइवर्जेंस ई लिखा हुआ है तो यहाँ पर मतलब इधर क्या है? इधर आपको डी बाई डी आर निकालना है, और डी बाई डी आर निकालोगे तो आई के बाहर आएगा, तो ये आई के डॉट ई हो जाएगा, है ना? आई के डॉट पहले ये इतना रहेगा, ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, क्योंकि आई के बाहर आएगा, और इसको फिर से आप ई लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आई के डॉट ई। डाइवर्जेंस ई सिंपली आई के डॉट ई। ऐसे डाइवर्जेंस एच सिंपली आई के डॉट एच। कर्ल ई क्या हो जाएगा? आई के क्रॉस ई। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और आप चाहिए तो हमें करके दिखा दें। तो कैसे हम डाइवर्जेंस ई इसका निकाल के एक दिखा दें, फिर सिमिलरली लिखेंगे और सब में। इफ वेक्टर के क्या है? आई कैप
के कंपोनेंट में लिखे के एक्स जे कैप के वाई के कैप के जेड, एंड वेक्टर आर क्या है, आई कैप एक्स जे कैप वाई के कैप जेड। देन के डॉट आर क्या हो जाएगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये 1 हो जाएगा, आई डॉट जे आई डॉट के ये सब 0 हो जाएगा, केवल करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो के एक्स इंटू एक्स के वाई इंटू वाई के जेड इंटू जेड हो जाएगा ये, ठीक है। के डॉट आर क्या हो जाएगा, इतना डॉट ये, तो ये इतना आएगा के डॉट आर, ठीक। अच्छा, यहाँ से कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर, वेक्टर ई को क्या लिख सकते हो, वेक्टर ई नॉट, वेक्टर ई नॉट हुआ आई कैप ई नॉट एक्स जे कैप ई नॉट वाई के कैप ई नॉट जेड। तो चलो एक निकाल के देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस ई क्या होगा। पूरा बोर्ड में यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम है। तो क्या बताएंगे, फ्रॉम 7, एग्जाम में आप टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्जेंस ई हो जाएगा, डेल की जगह पे क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट, ये वेक्टर ई क्या हो गया, ये इतना हो जाएगा, है ना। और इसमें इन दोनों को भी अलग अलग कर रहे हैं, पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें, इट विल बी आई कैप ई नॉट एक्स जे कैप ई नॉट वाई के कैप ई नॉट जेड एक्सपोनेंशियल। अभी इसको ऐसे रख देते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साथ में कर लेंगे, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये इतना हो जाएगा, ओके। तो बिल्कुल उसी तरीके से आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन, तो क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंस ई हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, इसके साथ जाएगा और इसके साथ ये भी है, इट इज ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये इसके साथ जाएगा और ये इसमें भी है भाई, ये तो इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो तीनों के साथ रहेगा, जे डॉट जे वन डेल बाई डेल वाई ई नॉट वाई एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल बाई डेल जेड ई नॉट जेड एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब ई नॉट नहीं बल्कि ई नॉट एक्स है, ई नॉट एक्स तो बाहर चलाएगा, डाइवर्जेंस ई नॉट एक्स बाहर चलाया, डेल बाई डेल एक्स एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर को क्या लिख सकते हो, ये इतना के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। ऐसे इसमें से ए नॉट वाई बाहर चलाएगा, तो डेल वाई डेल जेड एक्सपोनेंशियल आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। के डॉट आर को हम ये इतना लिख रहे हैं। और तीसरा टर्म है ए नॉट जेड भी बाहर चलाएगा, तो डेल बाई डेल जेड एक्सपोनेंशियल आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी।
अब ध्यान दो, यहाँ पर आई जे के में थोड़ा सा आई में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक आयोटा है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, एक यूनिट वेक्टर आई कैप है। तो ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 वाला है इमेजिनरी पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है। तो डेल बाई डेल एक्स लेंगे तो आई के बाहर चलाएगा, आई के एक्स बाहर चलाया, ई नॉट एक्स तो है ही। और इसको अब उसी फॉर्म में लिख लो। किस फॉर्म में? क्योंकि इतना के डॉट आर है ना, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर। ठीक है, माइनस ओमेगा टी। यहाँ चलेंगे तो यहाँ आई के साथ के वाई बाहर आएगा, आई के वाई, और ई नॉट वाई तो है, इसको क्या लिख सकते हो आप? के डॉट आर, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ आई के साथ के जेड बाहर आएगा, प्लस आई के जेड, और ई नॉट जेड है, इट इज एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो सॉरी, यहाँ डाइवर्जेंस ई नहीं लिखा, तो डाइवर्जेंस ई आपका हो जाएगा, आई सब में कॉमन है, ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, एक्सपोनेंशियल का पार्ट सब में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या होगा? के एक्स ई नॉट एक्स प्लस के वाई ई नॉट वाई प्लस के जेड ई नॉट जेड एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये सब में कॉमन है। ठीक है, इसको जो कि कॉम्पोनेंट फॉर्म में है तो आप के डॉट ई नॉट लिख सकते हो। डाइवर्जेंस ई क्या है? आई कैप, इसको क्या लिख सकते हो? आई कैप के एक्स, जे कैप के वाई, के कैप के जेड, डॉट आई कैप ई नॉट एक्स, जे कैप ई नॉट वाई, के कैप ई नॉट जेड, ए की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये इतना है वेक्टर के, ये इतना है वेक्टर ई नॉट, है ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, आई डॉट आई वन के एक्स ई नॉट एक्स, जे डॉट जे वन के वाई ई नॉट वाई, के डॉट के वन के जेड ई नॉट जेड। तो डाइवर्जेंस ई हो गया आई, ये वेक्टर के हुआ, ये वेक्टर ई नॉट हुआ, इतना ई नॉट हुआ, आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। और अब आप इक्वेशन नंबर 7 देखो, इक्वेशन नंबर 7 में क्या है? ये इतना ई है, तो ये हो गया आई के डॉट ई। तो इक्वेशन 7 और 8 से जब आपको निकालना होगा डाइवर्जेंस और कर्ल, तो सीधे जान लो आई के बाहर आता है। डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ई निकालोगे तो आई के डॉट ई हो जाएगा, डेल डॉट एच निकालोगे 8 से तो आई के डॉट एच हो जाएगा, डेल क्रॉस निकालोगे तो आई के क्रॉस हो जाएगा। बस ये इतना करना है। तो इतना लंबा चौड़ा इस टेस्ट को आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, आप डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे आया। बस आप शुरू से लिखें क्वेश्चन 8 तक, इक्वेशन 8 के बाद आप डायरेक्ट लिखो बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ, क्या फ्रॉम 7।
इसलिए बीच में मैंने इक्वेशन नंबर नहीं डाला। क्या लिखोगे, डाइवर्जेंस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ई क्या हो गया, आई के बाहर आ गया, डॉट ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये फिर से कि ई हो जाएगा, डाइवर्जेंस ई क्या हो जाएगा, आई के डॉट ई। इक्वेशन 9 हो गया। बस इतना करने के बजाय आप इस 3 स्टेप्स में कर लो, तो ये तो ज़्यादा ईजी है। लेकिन कोई क्लेम करे कि कैसे ऐसे आप लिख दिया, कैसे आएगा, ये आएगा भी नहीं आएगा, तो हमने ये करके बता दिया आपको, आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए इधर चलते हैं। तो इक्वेशन 1 में भी डाइवर्जेंस ई है, 9 में भी ई है, दोनों को कंपेयर कर लें। दोनों एक ही चीज़ कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो कंपेयरिंग 1 and 9, कंपेयरिंग 1 and 9, क्या हो जाएगा भैया, 1 में डाइवर्जेंस ई 0 है, इसमें आई के डॉट ई है, मतलब आई के डॉट ई हो गया 0। अब या तो आई 0 होगा या के डॉट ई 0 होगा, तो आई तो 0 होगा नहीं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, सो दिस इम्प्लाइज के डॉट ई 0। दिस इज योर इक्वेशन 10। और क्योंकि के डॉट ई 0 है, तो ये क्या बताता है कि वेव वेक्टर के इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मीन्स बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस मीन्स वेव वेक्टर के इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। ओके, अब ऐसे ही 8 से हम डाइवर्जेंस एच निकाल सकते हैं। फ्रॉम 8 इक्वेशन 8 देखो, इक्वेशन 8 क्या है, h इक्वल टू एच नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, यही इक्वेशन 8 है ना, एच नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इधर डाइवर्जेंस लिया तो इधर भी डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंस एच नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और इस वेक्टर का मतलब डी बाई डी आर, तो आई के बाहर आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ई क्या हो गया, एच क्या हो गया, आई के डॉट, ये इतना आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, बस कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, एंड इट इज अगेन एच। सो डाइवर्जेंस एच इज आई के डॉट एच। तो इक्वेशन 2 में भी डाइवर्जेंस एच है और वो 0 है। तो कंपेयरिंग 2 and 11, आई के डॉट एच
दिस इक्वल टू 0। अब आई तो 0 होगा नहीं, तो k डॉट एच क्या हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ से क्या क्लियर है कि वेव वेक्टर k इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर h। This means wave vector k is perpendicular to magnetic field vector h। तो k क्या है, वेव के चलने का डायरेक्शन, e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अभी ये प्रूव हुआ है कि k e के परपेंडिकुलर है, फिर प्रूव हुआ है कि h के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये नहीं प्रूव हुआ है कि e और h भी आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब उस पे जोड़ करते हैं। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगाएंगे केस कि अगर a क्रॉस b इक्वल टू c, देन c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो क्रॉस वाला आएगा इक्वेशन 3 से या इक्वेशन 4 से, है ना, कर्ल वाले इक्वेशन से। तो एक दोनों से प्रूव होगा, हम 3 से लेते हैं क्योंकि आगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में भी उसका यूज हो जाएगा। तो कर्ल ई निकालना है तो इक्वेशन 7 से निकलेगा। इक्वेशन 7 में आप देखो यहाँ पर ई है, यही इक्वेशन है, और कर्ल लिखेंगे तो डेल क्रॉस ई, और तब आई के क्रॉस बाहर आ जाएगा। बस डायरेक्ट हम लिख देंगे कि फ्रॉम 7 डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। आई के क्रॉस बाहर आएगा परंपरा के मुताबिक, इट विल बी आई के क्रॉस, और यही इतना फिर रहेगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। तो कर्ल ई ये हो गया आई के क्रॉस ई। चलो ये निकला इक्वेशन 13। अब इक्वेशन 3 आपका क्या है, कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी। तो कर्ल ए तो निकल आया, इधर का पार्ट डेल एच बाई डेल टी निकलना है। तो डेल एच बाई डेल टी 8 से निकलेगा, 8 को टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 8 तो यही है, बस टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा आई के साथ। ठीक है, तो फ्रॉम 8 डिफ्रेंशिएटिंग 8 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग 8 पार्शियली, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, डेल एच बाई डेल टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बाहर क्या आएगा, एक बार लिख दें कि ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी एच नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो डेल बाई डेल टी निकालेंगे तो माइनस आई ओमेगा बाहर आएगा, डेल एच बाई डेल टी दिस इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, और फिर ये इतना है एच नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये इतना फिर से एच है। तो ये हो गया डेल एच बाई डेल टी माइनस आई ओमेगा एच। चलो बधाई हो, दोनों मिल गया, डेल एच बाई डेल टी भी और कर्ल ई भी। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाइए और इक्वेशन 3 में
पुट कर दीजिए यूजिंग 13 and 14 in 3। ठीक है, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है कि तीनों परपेंडिकुलर है। यूजिंग 13 and 14 in 3। तो 3 में क्या था, कर्ल ई मतलब आई के क्रॉस ए, माइनस म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी, तो माइनस आई ओमेगा एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई के क्रॉस ई हो गया माइनस आई म्यू नॉट ओमेगा एच, माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई म्यू नॉट ओमेगा एच, ये कैंसिल, तो के क्रॉस ई क्या है, म्यू नॉट ओमेगा एच। ये इक्वेशन 15। अब अगर के क्रॉस ई, भाई म्यू नॉट तो कुछ स्केलर है, ओमेगा स्केलर हो गया यहाँ स्केलर फॉर्म में, एच क्या है, के क्रॉस ई के बराबर है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीसरा वेक्टर है, इससे मतलब एच क्या है, के और ई के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो के है वो, यानी हम अब क्या बताएंगे कि एच इज परपेंडिकुलर टू वेव वेक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड एच इज परपेंडिकुलर टू वेव वेक्टर के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए। दिस means H is perpendicular to वेक्टर K एंड वेक्टर E, और क्योंकि K और E आपस में भी परपेंडिकुलर है, ये प्रूव हो चुका है, मतलब ऑल द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेव का चलना सब परपेंडिकुलर है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो बताएंगे कि एज K and E are also perpendicular to each other, therefore all the three vectors K, E and H are mutually perpendicular, that is क्या, electromagnetic wave is transverse, electromagnetic wave has transverse करेक्टर, इसका करेक्टर क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। ओके, तो अब आज की सभा में ही इतना रखते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। अब कुछ स्पीड बढ़ेगी, कुछ व्यवधान थे जो अब तक नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू रखते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।